वो चीख चीख कर अब थक चुकी थी, आंसू बहा बहा कर आंखें खुश्क कर चुकी थी, पर कोई उसकी पुकार सुनने या हालत देखने वाला मौजूद ना था। वो ये सोच सोच कर थक चुकी थी, आखिर ऐसा किस जुल्म, किस जालिम किसने किया था उसके साथ, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो तो अपने घर वालों के अलावा किसी को जानती तक ना थी, तो फिर उससे किसकी दुश्मनी हो सकती थी। अभी भी वो ज़मीन पर बैठी, दोनों बाजू टांगों के गिर लपेटे, सर घुटनों में दिए बैठी थी। जब कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी, वो डर के मारे आंखें ज़ोर से बंद कर की खौफ से थरथराता वो नाजुक सा वजूद काबिल रहम हालत में था। आने वाले ने अंधेरे में ही स्विच बोर्ड टटोलते कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। तारीकी में डूबा कमरा रोशनी में नहा गया। कैसी हो मेरी प्यारी? शनासा आवाज़ सुनते ही उसने एक झटके से अपना सर ऊपर उठाया और उसे देखते ही भागते हुए उसके गले जा लगी। शुक्र है आप आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलें। और रोती कांपती होठ के साथ हसार में थी, पर किसी बहुत अपने को इस कदर नज़दीक देखकर दिल हल्का फुल्का हो चुका था। अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। अगर घर ही लेकर जाना होता तो यहाँ क्यों लेकर आता? तुम्हें मेरी जान बहुत मुश्किल से तो मैसर आई हो मुझे, तुम आए तो जश्न का इंतज़ाम होगा। हाँ हाँ। उसके मानी ही सी बातें और मकरूह से सुनती वो एक झटके से उससे अलग हुए। उसकी आंखों में नज़र आती हबासा देखा, होंठों पर हाथ रखती बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो कम उम्र और नादान ज़रूर थी, पर खुद पर उठने वाली नज़ू का मतलब बहुत समझ रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, पर दिल इतने बड़े धोखे को सहने पर आमादा न था। जानती हो कितना इंतज़ार किया है मैंने सिर्फ आज के दिन के लिए, और देखो आखिरकार मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। और मैं जानता हूँ ये फल निहायत मीठा और लजीज होगा, क्यों सही कहा ना? उसकी बात के जवाब में वो बेसाहता ही अपना हाथ उठा गई, जो इस फरेबी और घटिया इंसान के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। यूँ हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ बोल। वो तैश में आता उसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। मैंने सोचा था कि नाजुक सी हो तुम, प्यार प्यार से ही काम निकलवा लूँगा, पर अब समझ में आया कि प्यार वाली औकात नहीं तुम्हारी। बस देखती और सहती जाओ अब। वो उसे बालू से ही खींचता ले जाकर बेड पर धक्का दे गया और उसकी आओ फरियाद और चीखो पुकार को नज़रअंदाज करता वहशियाना अंदाज में उस पर झुकता उसे नोचता घसोड़ता चला गया। फिर 2 दिन बाद जब खुद का दिल बढ़ गया तो उसे अपने आवारा दोस्तों के आगे फेंक दिया। तीसरे दिन जब वो मासूम जान खुद पर मज़ीद जुल्म ना सहती मरने के करीब पहुंच गई तो वो उसे गाड़ी में डालकर एक सुनसान सड़क पर फेंक गए। वो कल रात ही घर वापस लौटा था। बासम के साथ गपशप करने और मनाहल के साथ बहुत सा खेलने के बाद उसने अपने कमरे का रुख किया। पैर पर गिरते जैसे ही आंखें बंद की तो एक नाजुक जान का मासूम चेहरा आंखों के पर्दों पर लहरा गया। वो बहुत छोटी सी थी, उसे कम अज़ कम 7-8 साल छोटी लग रही थी देखने में, पर उसके दिल को बुरी तरह दड़का चुकी थी। रात उसे सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही न चल सका। अभी वो सबके साथ नाश्ता करने के बाद लाउंज में मोमल मनाहल के साथ बैठा था, पर उनके साथ होते हुए भी वो वहाँ मौजूद ना था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस्लाम की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा तो सामने दुरिया खड़ी थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? दुरिया बड़े लंबे अरसे के बाद नजर आई। वो खुशगवार लहजे में बोला तो उसके हसीन चेहरे को देखती दुरिया का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो कहाँ जानती थी कि उसे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिल जाएगा। अपने दिलदार को इतनी देर बाद रूबरू देखकर सुकून की एक लहर पूरे वजूद में सरियत कर गई। हम तो यहाँ ही होते हैं, आप ही गायब रहते हैं। भाई इतने बड़े स्टार जो बन चुके हैं आप, अब तो लगता है कि आपसे मिलने की खातिर बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी हम गरीब लोगों को। उसकी बात पर वो कहकर लगा कर हंस दिया, जबकि दुरिया अपने बेकाबू होते दिल को संभालने के जतन करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानती तो हो अभी तो क्रिकेट से ब्रेक मिली है। मेरा इरादा तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने का था, पर इस मोमल चुड़ैल ने कॉल्स कर के जान खाली हुई थी मेरी। वो शरारत से कहता मोमल की गोद में बैठी मनाहल को उठाकर वापस अपनी जगह बैठ गया। अरसम भाई, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि आप होंगे जिन। उसके चेहरे पर अरसम और दुरिया हंसने लगे, पर उनकी हंसी खिलखिलाहट में तब बदली जब मनाहल एकदम गला फाड़ कर रोने लगी। मोमल उसके रोने पर बेताब होती एकदम उठकर उसकी तरफ बढ़ी, पर अगले ही लम्हे उसे लिए कदम अपनी जगह पर थम गए। वो आंखें हैरत से फैल गई। मामा, मीनू को मामा पास जाना है। मामा,
मनाहल रोती हुई अपने दोनों हाथ मोमल की तरफ बढ़ा चुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद 3 नफूस साकत हो चुके थे। सबसे पहले अरसम इस ट्रांस से बाहर निकला था। पकड़ भी लो इसको चुड़ैल, रात को तो मेरे साथ इतना खेल रही थी और अब देखो तुम्हें सामने देखते ही मुझे भूल गई है। वो उसकी बात का असर कम करने की खातिर शरारत से बोला, आ जाओ मेरी जान, मीनू को मेरे पास आना था, मेरे साथ खेलनी करनी थी। वो उसे गोद में लेकर गुदगुदी करती तो वो खिलखिला कर हंसने लगी, जबकि अरसम बहुत गौर से मोमल की आंखों की चमक देख रहा था। और ये दुरिया अरसम को फिर कुछ देर मजीद उनके साथ बैठने के बाद वो वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि उसे कुछ दोस्तों से मिलना था। दुरिया भी घर से कल आने के बाद वहाँ से चली गई तो मोमल मनाहल को लिए किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे शदीद भूख लग रही थी। मीनू बेबी आप यहाँ बैठकर एप्पल खाओ, तब तक मैं जल्दी जल्दी अपने लिए सैंडविच बना लूँ। ओके। वो इससे चेयर पर बिठाकर एप्पल कार का प्लेट में रखती उसके आगे रखकर पूछने लगी, जिस पर मनाहल ज़ोरों शोर से साह हिलाती अपने सामने वाले छोटे छोटे दांतों की नुमाइश करने लगी। मोमल को इसकी प्यार सी हरकत पर इतना प्यार आया कि वो एकदम झुकती उसके गाल चटाचट चूम गई, जिस पर मनाहल खिलखिला कर हंसी। वो भी मुस्कुराती उसे प्यार से देखने लगी। यूं ही मुस्कुराते उसने जैसे सर उठाया तो निगाहें किचन के दरवाजे की बीचों बीच खड़े बासम से टकराई, जो ब्लैक पैंट कोट पहने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले खड़ा सर्द नजरों से उसे देख रहा था। उसे देखते ही मोमल का रंग खौफ से जर्द पड़ गया, क्योंकि वो वाशगाफ अल्फाज में उसे धमका चुका था कि वो मनाहल के आसपास भी नजर न आए। मोमल ने एक चोर नज़र एप्पल खाते मनाहल पर डालकर दोबारा बासम की तरफ देखा, जो खा जाने वाली नज़र से उसे ही देख रहा था। वो जल्दी उस पर से नज़र हटाते रहमोर का चूल्हे की तरफ मतवजा होगी, जबकि वो उसको कमर पर झूलती लंबी चोटी को देखता रह गया। उसे अच्छे से याद था कि मोमल को लंबे बाल शुरू से ही पसंद ना थे, बल्कि वो तो जिद करवा के बाल कटवाया करती थी। पर उसे ये भी याद था कि वो एक दफ़ा मोमल के खूबसूरत से और घने बालों की तारीफ कर गया था, और साथ से लंबे करने की ख्वाहिश भी। बासम भाई प्लीज़ मेरे साथ सैलून चलेंगे आप? अरसम भाई ने जाना था, पर वो तो क्रिकेट खेलने चले गए, आप प्लीज़ चले मेरे साथ। वो बासम के पास सोफे पर बैठी हुई बोली, जहाँ वो लैपटॉप सामने खोले काम करने में मसरूफ़ था। उसकी आवाज़ सुनते ही वो लैपटॉप बंद करता पूरी तरह से उसकी तरफ मतवजा हो गया। भला ऐसा मुमकिन था कि वो अपनी गुड़िया को नज़रअंदाज करता? क्यों भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया का सैलून किस लिए जाना है? वो शरारत से उसका नाक दबाता हुआ बोला, मुझे हेयर कट लेना है, ये देखिए कितने लंबे हो गए हैं। वो एकदम जूड़े में बंद बाल कैचर की गिरफ्त से आज़ाद कर गई तो लंबे से आगने बाल लहराते हुए उसके कंधे और कमर पर फैल गए। बासम के मुंह से बेएहतियात माशाल्लाह निकला था, इतने हसीन बाल हैं तुम्हारे, क्यों बिगाड़ने पर तुली हो? कोई हेयर कट नहीं लेना, चलो भागो यहाँ से, शाबाश, और ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। उसका कोरा जवाब सुनकर मोमल का मुंह बन गया। प्लीज़ बासम भाई, हम सब फ्रेंड्स ने सेम हेयर कट डिसाइड किया है, अच्छा प्लीज़ अब मान जाए ना। उसके मिने बाबू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, 2 मिनट में मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, और याद रखो ये आखिरी दफ़ा है, बस मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद है, आ जाओ जल्दी से। वो अब उसके बाल बिगाड़ कर गाड़ी की चाबी उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि मोमल खुशी से चीखती अपने कमरे की तरफ भागी ताकि अपना हुलिया दुरुस्त कर सके। इससे पहले की बात से मजीद सोचों में गुम रहता मनाहल की चीख उसे होश में लाई। उसने मनाहल की चीख के रोने पर उसकी नज़ुक के ताकों में मोमल की तरफ देखा तो उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो पैन चूल्हे से उतार कर शर पर रखे न जाने की सोच में गुम थी, जबकि उसके दुपट्टे का एक पल्लू आग पकड़ चुका था, जो कि तेज़ी से ऊपर तक फैल रही थी। पर वो उस सब से अनजान अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वो तेज़ी से भागता एक ही जिस्म में मोमल को अपनी तरफ खींचता, दूसरे हाथ से उसका दुपट्टा उसे हिला करके ज़मीन पर कुछ फांसे पर फेंक गया, जबकि मोमल जो बासम के गुस्से से घबराती आलतू जलालतू का कर रही थी, मनाहल की चीख सुनते रुख मोड़ने लगी, पर उससे पहले ही वो उसे खींचकर अपने साथ लगा चुका था। आग लगे दुपट्टे को देखती और मनाहल को रोते देखती बुरी तरह खौफज़दा हो चुकी थी। बासम उसका खौफ से थरथराता बावजूद अपने साथ लगाए है मनाहल की तरफ बड़ा जोर रोती हुई उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। बासम उसे उठाता अपने कंधे से लगा गया। अब उसके कंधे पर मनाहल लगी थी, जबकि दूसरी तरफ मोमल खौफ के ज़ेरे हसार उसके दूसरे कंधे से लगी उसका कोट मुट्ठियों में दबोचे खड़ी थी। मनाहल का रोना बंद हो चुका था और वो बासम की गर्दन में मुँह छुपाकर अपनी तरफ से छुपी हुई थी। खौफ ज़ाहिर होते मोमल अपनी पोजीशन का एहसास करती तेज़ी से बासम से दूर हुई, पर इतनी ही तेज़ी से वो इसकी कमर में बाजू डालकर उसे दोबारा अपनी तरफ खींच गया। उसके मजबूत हाथ की सख्त गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करती वो सिसक कर रह गई। क्या कर रही थी तुम बेवकूफ़ लड़की, मरने का ज़्यादा ही शौक है तुम्हें क्या?
अगर मैं ना यहाँ होता तो अभी जल कर मर जाती हो। तुम्हें किस पागल ने कहा है कि ये इतना लंबा तान लेकर चूल्हे के आगे खड़ी हो जाओ? उतार कर सर पर नहीं रख सकती थी क्या? अब ये रोना किस बात का है? जिंदा सलामत बच गई हो, इस बात का शोक मना रही हो क्या? वो गुस्से से फिक्र में उस पर बरस रहा था, जबकि मोमल की आंखें उसके सर्द रवैये और सहद बातों पर बरस रही थी। महबूब के साथ अल्फाज और बेएतनाई किस तरह जान को अजाब में डालती थी, ये मोमल से बढ़कर कौन जानता था। देखो लड़की, अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर चुप ना पाबा, उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता। मनाहल के गुस्से बड़ी पुकार पर हैरत से अपने कंधे से लगी इस छोटी सी आफत को देखने लगा। यू शॉट! वो गुस्से से छोटे से नाक के नथने फुलाए मोमल की तरफ इशारा करके अपने बाप से पूछ रही थी कि वो मोमल पर चला क्यों रहा है। गुस्से से बासम को देखती वो दोनों हाथ मोमल की तरफ बढ़ा चुकी थी। मोमल खुद को बासम की ग्रिप से आज़ाद करवाती मनाहल के झपटने तेज़ी से किचन से निकल गई, जबकि बासम होंक बना वहीं खड़ा ये सोच रहा था कि उसकी इंसल्ट ही नहीं होगी। आखिर ये सब क्या था? वो बेचैनी से हड़बड़ा कर किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से अभी वो दोनों बलाएं अभी गई थी। हाशर आज फिर इसी महसूस गली में दाखिल हुआ और हस्ब मामूल उसे वहीं राजा नामी बला अपने जैसे चंद आवारा आदमियों के साथ खड़ी नजर आई। इससे पहले कि वो राजा के करीब से गुजर कर आगे जाता, जाकलहत उसके दिमाग में एक गूंदा लपका। अपने दिमाग में आने वाले ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए वो जल्दी से राजा की तरफ लपका। राजा जो सिगरेट पीता एक आदमी से बात करने में मसरूफ़ था, उसने हाशर को अपने पास रुकते देखकर आबरूज खाकर उसकी तरफ देखा। उसके सर्द नज़ुक को महसूस करते हाशर से अपना हल्क तार किया। क्या तुम सर पर आकर सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हो? हाशर की बात पर राजा के माथे पर सलवटें पड़ चुकी थी। क्यों है? राजा तेरा या तेरे बाप दादा का नौकर है क्या जो तू राजा को ऐसे हुक्म सुनाएगा और राजा तेरी बात मानता तेरी जी हजूरी करेगा? राजा हूँ मैं, राजा जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं समझा। उसके बफरने पर हाशर गड़बड़ा कर और उसके पूछने पर तेज़ी से हाँ में सर हिला गया। देखो राजा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे फ़ायदे की बात। अगर तुम्हें मंजूर हुआ तो ठीक, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने। पर यकीन को तुम्हें बहुत फ़ायदा हासिल होगा। वो जैसे राजा की मिन्नत कर रहा था, उसकी बात पर राजा ने जानती नज़र से उसे सर से पैर तक देखा। वैसे तो राजा किसी की बाप की भी नहीं सुनता, पर अगर फ़ायदे वाली बात है तो राजा पीछे भी नहीं हटता। उसने रोब से कहते पास खड़े आदमी को वहाँ से जाने का इशारा किया। हाँ बोल, क्या अब काम है और इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? राजा के सवाल पर हाशर गली में यहाँ वहाँ देखता थोड़ा मोहतात होकर राजा के कुछ करीब हुआ। देखो राजा, पहले मेरी बात पूरे गौर से सुनना और समझना। एक जवान लड़की है, शादीशुदा है, पर उसका शौहर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उस लड़की को बच्चों की शदीद ख्वाहिश है, जबकि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत भी करती है। अब औलाद हासिल करने के लिए वो चाहती है कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले, और जैसे ही औलाद की खुशखबरी मिली वो दूसरे शौहर से अलहदगी अख्तियार कर लेगी। बच्चा पैदा होने के बाद तलाक लेकर अपने पहले शौहर से निकाह कर लेगी वापस। इस सब के लिए उसे एक काबिल भरोसा मर्द की ज़रूरत है जो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। उसके कुछ और बोलने से पहले राजा हाथ उठाकर उसे रोक कर जैसे देखता हाजिर इसी वक्त अपना मुंह बंद कर चुका था। तो ये सारी राम लीला मुझे क्यों सुना रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। महसूस मुद्दत के लिए उस लड़की का शौहर बनकर उस काम के तुम्हें मुँह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। राजा ने आज तक ऐसा काम नहीं किया, ना ही राजा करेगा। उसके 2 टोक जवाब पर हाशर को परेशानी ने घेर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी वो किसी ऐसे आदमी का इंतज़ाम नहीं कर सकता था, जबकि वो ये काम कम अज़ कम जल्दी करना चाहता था भी नहीं, अगर वो लड़की बला की खूबसूरत हो जिसे देखकर तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। हाशर कहता साथ ही जेब से मोबाइल निकाल कर नूरिया की तस्वीर उसके सामने कर गया। राजा आंखें फाड़े सामने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती उस परिवेश की तस्वीर देख रहा था। चांद जैसे हसीन चेहरे पर कातल सुनहरी आंखें, जिनकी कशिश तस्वीर से ही उसे अपनी जानब खींच रही थी। कमान से नाक पे छाया हल्का गुलाबी पिन बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। गुलाब से नाजुक गुलाबी पंखुड़ियों से होंठ हसीन मुस्कुराहट में डले उसकी आंखों की चमक बढ़ा रहे थे। काली जुल्फ़ें चेहरे के दोनों तरफ में बिखरी उसकी मोहनी सूरत को घेरे हुए थी। वो मुजस्सम हुस्न था। राजा को तेरी डील मंजूर है? हाशर को उसकी आंखों की चमक से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो सड़क छाप गुंडा बुरी तरह से नूरिया पर फिदा हो चुका है। ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं जल्दी से मामला निपटा कर तुमसे रब्ता करूँगा और बता दूंगा निकाह किस दिन करना है।
और राजा से उसका नंबर लेता वापसी के लिए मुड़ने लगा, जब पीछे से आती आवाज़ ने पल भर के लिए उसके कदम रोक लिए। तेरी क्या लगती है ये? बिलाहर राजा को ये सवाल पूछने का ख्याल आ ही चुका था। बीबी, जाकर लफ्ज़ी जवाब देता वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया।